Hello guys, again welcome to the channel of Equilibrium classes. So last class I started with accounting equation. Today is day 2 of the chapter of accounting equation. सीक्वेंस में क्लास 11 के सिलेबस में मेरे तरफ से ये 4th चैप्टर है. फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं. मेरे साइड से 4th चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का आज अपना डे 2 है. सो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है. इट्स अ इक्वेशन व्हिच सेज दैट एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. और हमने कुछ ट्रांजैक्शंस किए थे और हमने सभी ट्रांजैक्शन में ऑब्जर्व किया था कि ये इक्वेशन हमेशा होल्ड कर रहा है. ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगा थ्रू आउट योर अकाउंटेंसी, बिकॉज ये इक्वेशन डबल एंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डुअलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अगर ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओ आपने जो अपनी अकाउंटिंग नॉलेज लगाई है वो कहीं ना कहीं गलत लगाई है. ठीक है, एवरी टाइम फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड. और हर ट्रांजैक्शन के बाद जब हम न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब भी ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए. अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग नॉलेज यूज की है वो गलत है. ठीक है, सो लास्ट क्लास से ही अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. हेडिंग दे दो कॉपी में, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स. हेडिंग दे दो ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स. ड्राइंग्स ऑलरेडी जब मैं तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवा रहा था तब मैंने बताया था. एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं. ड्राइंग्स था क्या? ड्राइंग्स वर्ड हम कब यूज करते हैं? गुड्स और कैश withdrawn by owner from business for his or her personal use. अगर ओनर कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स और कैश विड्रॉ करता है तो वी यूज द टर्म ड्रॉइंग्स. और मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कहीं भी ओनर का नेम मेंशन नहीं करते. हम ओनर को 2 टर्म से डिनोट करते हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग्स. ठीक है, सो तुम डेफिनेशन लिख लो. टर्म्स के टाइम भी मैंने तुम्हें ये करवाया था. सब पॉइंट करके लिखना. If owner withdraws cash, then cash balance or bank balance will decrease by that amount. If owner withdraws cash, हो सकता है वो ऑफिस से कैश विड्रॉ कर सकता है, हो सकता है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकता है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा. So if owner withdraws cash, then cash balance or bank balance will decrease by that amount. सब पॉइंट करके लिखना. If owner withdraws goods from business, then value of stock will decrease by cost price. If owner withdraws goods from business for his or her personal use, then value of stock will decrease by cost price. Next sub point करके लिखना. Due to drawings, comma, capital will decrease. ड्यू टू ड्रॉइंग्स, कॉमा, या इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं ना. ड्यू टू ड्रॉइंग्स, कॉमा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस विल डिक्रीज. ड्यू टू ड्रॉइंग्स, कॉमा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस विल डिक्रीज. कॉपी में ये सब बातें लिखते चले जाना.
ठीक है। सो मैंने तुम्हें 3 बातें बोली। अगर वो कैश या बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो कैश और बैंक बैलेंस घट जाएगा। अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो स्टॉक घट जाएगा और स्टॉक घटेगा कॉस्ट प्राइस से। और थर्ड मैंने तुम्हें बोला कि क्या घट जाएगा, कैपिटल। तो अब मैं तुम्हें इसको क्वेश्चन से समझाता हूं कि हाउ, अगर ड्रॉइंग्स का ट्रांजैक्शन है तो हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सो क्वेश्चन लिखना, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 होगा। लास्ट क्लास में हमने शायद 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, और कॉपी अच्छे से मेंटेन करके रखना, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लास में ही बता सकूं, घर जाके फिर उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। और एग्जाम के टाइम पे अगर तुम कॉपी भी पूरा पढ़ के चल जाओगे तो इजीली तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, बट तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 5, record the following transactions in the form of accounting equation. Record the following transactions in the form of accounting equation. Number A, owner started business with cash 1 lakh and goods worth of 1 lakh. Owner started business with cash 1 lakh and goods worth of 1 lakh. इस क्वेश्चन में टोटल मैं तुम्हें 5 ट्रांजैक्शन लिखवाऊंगा। तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना देता हूं, फिर बाद में मेरे को ट्रांजैक्शन याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या अमाउंट बोला था, ठीक है। तो तुम और 4-5 लाइन छोड़ दो और उसके बाद सॉल्यूशन। सो फॉर्मेट अपना क्या था, सीरियल नंबर, फिर अपने क्या लिखते थे, ट्रांजैक्शन, एंड देन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज assets should always be equal to outside liability plus capital. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ओनर स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। एंड ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख एंड गुड्स ऑफ 1 लाख। तो जो बुक कीपर है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, बिजनेस में एक तो एसेट आ गया कैश के फॉर्म में जिसकी वैल्यू है 1 लाख, और 1 लाख रुपए का गुड्स, और वो गुड्स कहां पड़ा होगा, गोडाउन में, और गोडाउन में जो गुड्स पड़ा है वही हमारा क्या है, स्टॉक। ठीक है। सो ओनर स्टार्टेड बिजनेस में उसने 2 एसेट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगा दिया और 1 लाख रुपए का स्टॉक दे दिया। ये पूरे के पूरे 2 लाख बिजनेस को प्रोवाइड किसने किए हैं, ओनर ने। तो बुक कीपर क्या करेगा, ओनर के नाम के आगे कितना चढ़ा देगा, 2 लाख। ओनर को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। तुम देख लो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड मैच कर रहा है, दोनों साइड मैच करना चाहिए। सेकेंड ट्रांजैक्शन नंबर बी, owner withdrew cash from business, for his or her personal use 10,000. Owner withdrew cash from business for his or her personal use rupees 10,000. So second transaction is what? Drawings of rupees 10,000. ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ किए बिजनेस से। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, बुक्स किसकी बन रही है, बिजनेस की। तो जो बुक कीपर है वो किसके नजरिए से सोचेगा, बिजनेस के नजरिए से, ना कि ओनर के नजरिए से। ये सब बातें हमेशा याद रखना। अगर तुम प्रिंसिपल भूल गए तो फिर तुम अकाउंट्स भी गलत लगाओगे।
अकाउंटिंग तुमको अगर सही लगानी है तो तुमको प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने थ्योरी पे इतना फोकस किया है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आ जाऊं ना तो मैं तुमको समझा नहीं पाऊंगा क्यों मैं प्लस कर रहा हूं, क्यों माइनस कर रहा हूं। इसलिए थ्योरी पे बहुत फोकस करना चाहिए और बच्चे वही नहीं करते। तो मैं अपने बच्चों से हमेशा यही एक्सपेक्ट करता हूं जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पे फोकस करें। थ्योरी अगर तुम्हारा ठीक होगा, प्रैक्टिकल समझने में तुमको बहुत दिक्कत नहीं आने वाला। सो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 कैश विड्रॉ किया है, तो बुक कीपर क्या ऑब्जर्व करेगा, ऑफिस से 10,000 कैश चला गया, तो अब ऑफिस में 10,000 कैश कम है, तो वो ऑफिस में कैश को क्या करेगा, 10,000 से घटा देगा। सिंपल सी बात है, गले से 10,000 कैश चला गया, अब गले में सिर्फ 90,000 कैश है, तो बुक कीपर क्या करेगा, कैश में से 10,000 डिक्रीज कर देगा। गला मींस जो मेरा वॉल्ट होता है जिसमें हम पैसा रखते हैं, और हिंदी में तो अपने इधर तो यहाँ गल्ला ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं। ठीक है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा काउंटर वगैरह जो बोल सकते हो जिसमें हम पैसा रखते हैं। तो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 कैश विड्रॉ कर लिया, तो अब ऑफिस में 10,000 कैश है ही नहीं, ऑफिस में अब सिर्फ कितना कैश बचा, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 90,000। तो बुक कीपर क्या करेगा, कैश में से 10,000 डिक्रीज कर देगा। अब ये 10,000 ले कौन गया, ओनर लेके गया। कैपिटल क्या होता है, ओनर ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, तो ओनर ने बिजनेस से 2 लाख इन्वेस्ट किया। अब जब ओनर 10,000 विड्रॉ करके ले गया तो क्या उसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही होगा। मैं बुक कीपर हूं, तुम ओनर हो, तुमने 2 लाख मुझे दिए, चलो ठीक है मैं तुमको 2 लाख लौटाता। अब जब तुम 10,000 विड्रॉ करके ले ही गए तो क्या फ्यूचर में भी मैं तुमको 2 लाख ही लौटाऊंगा, नहीं ना। 2-10 तो लौटाने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट ही 2 लाख किया है। तो बिकॉज आप 10,000 ले गए तो इन फ्यूचर बिजनेस विल ओनली रिटर्न यू 1,90,000। आपने 2 लाख लगाया तो बिजनेस आपको कितना लौटाता, 2 लाख इन फ्यूचर। अब जब आप 10,000 ले ही गए बिजनेस से तो बिजनेस इन फ्यूचर आपको बस कितना लौटाएगा, 1,90,000। तो वो करने के लिए आज ही हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स में से 10,000 घटा देना पड़ेगा। और मैं फिर वार्न कर रहा हूं, कुछ बच्चे होते सर ओनर 10,000 ले गया तो उसका तो बैलेंस बढ़ना चाहिए ना, उसके पास 10,000 आ गया। तो मैं बार बार उन बच्चों से हमेशा अपील करता हूं, तुम गलत पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तुम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, जबकि ये बुक्स बन रहा है बिजनेस का, और तुमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। जब ओनर ने 2 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, बिजनेस अपने में एक इंसान है, ओनर अपने में एक इंसान है। बहुत बार बच्चे पूछते सर बिजनेस कैसे इंसान है, अरे ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको ओनर ने बनाया है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना बिजनेस के नाम से होता है, ना कि ओनर के नाम से। तुम कहीं भी कोई भी दुकान से जाके परचेज करो ना तो तुमको बिल बिजनेस दुकान के नाम का बिल मिलेगा, कभी भी ओनर के नाम का बिल नहीं मिलता। हाँ ओनर का उसमें भले मान लो सिग्नेचर वगैरह हो गया, लेकिन जो बिलिंग होता है, जो नाम लिखा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो लॉ और अकाउंट्स की नजर में बिजनेस भी अपने में एक इंसान है, ओनर भी अपने में एक इंसान है। बुक्स किसके नजर से बन रही है, बिजनेस के नजर से। ओनर ने जब बिजनेस में 2 लाख लगाया तो हमने बिजनेस की बुक्स में ओनर के नाम के आगे 2 लाख चढ़ा दिया। अब जब वो 10,000 विड्रॉ करके ले गया तो इन फ्यूचर बिजनेस उसको 2 लाख लौटाएगा ही नहीं। बिजनेस साफ साफ बोल देगा भैया 10,000 तो आप विड्रॉ करके ले गए थे, तो अब किस बात का आप 2 लाख मांग रहे हो। हम आपको बस फ्यूचर में कितना लौटाएंगे, 1,90,000। तो फ्यूचर में 190 लौटाने के लिए आज कम से कम रिकॉर्ड तो करो, ठीक है। डुअलिटी प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, कम से कम 2 जगहों पे इफेक्ट होना चाहिए। तो मैं फिर से समअप कर देता हूं, ओनर ने 10,000 कैश विड्रॉ किया तो बुक कीपर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, गले से 10,000 कैश कम हो गया, ठीक है। ये 10,000 कैश गया कहां, ओनर लेके चला गया। तो बिजनेस के बुक्स में हम लोग कैपिटल से क्या कर देंगे, 10,000 डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज बिजनेस अब फ्यूचर में उसको 2 लाख नहीं लौटाएगा, 1,90,000 ही लौटाएगा। तो वैसा करने के लिए हमें बुक्स में 10,000 डिक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड, ओनर withdrew goods of 20,000 from business for his or her personal use. अच्छा, न्यू इक्वेशन फ्रेम करना तो मैं भूल ही गया। आफ्टर एवरी सेकेंड ट्रांजैक्शन वी हैव टू फ्रेम न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख कैश था, 10,000 ओनर ले गया, तो बिजनेस में कैश कितना बचा? सिर्फ 90,000। स्टॉक में तो कोई असर नहीं पड़ा, तो स्टॉक 1 लाख का 1 लाख। अभी तक आउटसाइडर से हमने कोई उधार तो लिया नहीं है बिजनेस ने, 0। ओनर ने 2 लाख लगाए थे, 10,000 वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर गया, तो बिजनेस अब उसको बस फ्यूचर में कितना लौटाएगा? 190। देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है। हमेशा देख लेना मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। थर्ड, ओनर withdrew goods of 20,000 from business for his or her personal use. Owner withdrew goods from business worth of 20,000 for his or her personal use. सो ओनर अब की बार कैश नहीं विड्रॉ करके लेके गया है दुकान से, अब की बार वो गुड्स लेके चला गया। जैसे मान लो ना तुम्हारी अपनी किराना दुकान है, तो तुम्हारी किराना दुकान है तो तुम्हारे दुकान में बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो तुम खुद भी घर पे यूज करते हो गए, है कि नहीं है? मान लो दाल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, मैगी हो गया, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स है जो तुम खुद अपने घर में यूज करते होगे। तो जो जो चीजें तुम घर में यूज करोगे तुम मार्केट से क्यों खरीद रहे हो? तुम्हारी तो खुद की किराना दुकान है, तो तुम दुकान से ही घर पे ले जाओ। तो यहां पे भी क्या है, ओनर 20,000 का सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, ठीक है? तो कैश तो नहीं लेके गया है ना, तो कैश तो अनचेंज है, तो कैश पे तो कोई असर नहीं पड़ा। वो 20,000 का गुड्स ले गया, तो स्टॉक में 1 लाख का माल था, 20,000 का माल अगर वो ले गया तो दुकान में अब बस 80,000 का माल पड़ा। तो बुक कीपर क्या करेगा? स्टॉक में से 20,000 डिक्रीज कर देगा। ये कौन कर रहा है? बुक कीपर। चैप्टर 1 याद करो, ये जितना भी जर्नल लेजर बनाने का काम होता है किसका होता है? बुक कीपर का होता है। चार्टेड अकाउंटेंट तो ईयर एंड में आता है। तो बुक कीपर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? दुकान में 1 लाख का स्टॉक था, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 का गुड्स ले गया, तो अब दुकान में सिर्फ 80,000 का माल पड़ा है। तो रिकॉर्ड तो करो, तब तो पता चलेगा 80,000 का माल है, तो वो स्टॉक से 20,000 को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। अब ये 20,000 का माल अगर गया है तो कैश वगैरह कुछ आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज 20,000 का माल कौन लेके चला गया है? ओनर। तो बुक कीपर क्या करेगा? कैपिटल में से 20,000 डिक्रीज कर देगा, बिकॉज कैपिटल क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर। ओनर का कंट्रीब्यूशन था 2 लाख, 10,000 वो कैश ले गया, तो अब उसका कंट्रीब्यूशन बचा 1,90,000। वर्डिंग्स बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि जो समझाने का काम है वो सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ आंसर मत देखो, मैं क्या समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे से सुनना। कैपिटल इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इज 2 लाख। पिछली बार वो 10,000 कैश ले गया, तो उसका कंट्रीब्यूशन है अब बिजनेस में सिर्फ 1,90,000, तो 1,90,000। अब 20,000 का वो माल ले गया बिजनेस से, तो फिर भी तो अब उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया। तो अब उसका कंट्रीब्यूशन कितने से कम हो जाएगा? 20,000 से। अब उसका कैपिटल बस कितना बच गया? 1,70,000। ठीक है? ओनर कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा तो उसका जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो बुक कीपर क्या करता है? कैपिटल में से उतना ही अमाउंट क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। सो न्यू इक्वेशन फ्रेम करते हैं इसका। सो 90,000 कैश था, आपकी बार तो कैश तो अनचेंज है, तो ये तो 90,000 ही रहेगा। गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक था, 20,000 का स्टॉक अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया ओनर, तो अब गोडाउन में कितना स्टॉक बचा? सिर्फ 80,000। कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है।
ओनर का कंट्रीब्यूशन था 190, अब ओनर 20,000 अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो बिजनेस में उसका कंट्रीब्यूशन बस कितना रह गया, 1,70,000। Always think from business point of view and not from owner's point of view. D. Goods ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 10,000 एंड सेलिंग प्राइस 12,000। गुड्स ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 10,000 and selling price 12,000 bracket closed, withdrawn by owner from business for his or her personal use. Goods withdrawn by owner from business for his or her personal use. तो एकदम लास्ट ट्रांजैक्शन की ही तरह है, बस अब यहां पे मैंने दो अमाउंट इंट्रोड्यूस किए, एक मैंने कॉस्ट प्राइस बताया है और एक मैंने सेलिंग प्राइस बताया है। ठीक है, अब की बार भी वो गुड्स विड्रॉ किया, कैश तो विड्रॉ किया नहीं है, तो कैश तो अनचेंज। अब आता है गुड्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक जगह 10,000 लिखा हुआ था, एक जगह 12,000 लिखा हुआ था, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को 10,000 लेना चाहिए था या 12,000। कॉमन सेंस लगा के देखो, गोडाउन में जो माल पड़ा है उसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होगा या सेलिंग प्राइस पे। कॉमन सेंस लगा के देखो, ये जो गोडाउन में 80,000 का माल पड़ा हुआ है, ये 80,000 उसका कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। गोडाउन में जो माल पड़ा होता है वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब फ्यूचर में ग्राहक जब आएगा तब तुम उसको 2,000 के प्रॉफिट में 12,000 में बेचोगे। सेलिंग प्राइस कब लगता है, जब आप किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचते हो। और गोडाउन में जो माल पड़ा होता है वो किस प्राइस पे वैल्यूड होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो गोडाउन में 10,000 का माल पड़ा हुआ था, फ्यूचर में ग्राहक आता तो तुम उसको कितने में बेचते, 12,000 में। फिर से मेरी लाइन को सुनो अच्छे से, गोडाउन में स्टॉक में 10,000 का माल पड़ा हुआ है, फ्यूचर में जब कस्टमर आता तो तुम उसको कितने में बेचते, 12,000 में। तो कस्टमर कहां से आएगा, तुम तो पहले खुद ही उसको लेके चल गए अपने पर्सनल यूज के लिए। कस्टमर का तो कोई रोल ही नहीं है, तुम खुद ही माल को घर ले गए, तो गोडाउन से कितने का माल कम हो गया, ठीक है। गोडाउन से कितने का माल खाली हो गया, 10,000 का, क्योंकि ओनर जब माल लाया होगा 1,00,000 का तो गोडाउन में रखा, तो गोडाउन में वो जो माल रखा है वो खरीद के लाया है, तो गोडाउन में जो माल पड़ा है वो उसका जो वैल्यूएशन है वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो वो 10,000 का माल घर ले गया, फ्यूचर में अगर ग्राहक को बेचता तो 12 में बेचता, तो वो तो सिचुएशन आई नहीं, वो दुकान से ही माल घर ले गया, तो दुकान से कितने का माल कम हो गया, 10,000 का। और फिर बुक कीपर कैपिटल को भी कितने से डिक्रीज कर देगा, 10,000 से। बात समझ में आ रही है। 10,000 का माल आप 12 में बेचते, 2,000 का मुनाफा, लेकिन माल तो 10,000 का ही बिकता ना, वो बिकता 12 में, यानी आप ग्राहक को बेचते तो आपके पास 12 कैश आता, लेकिन माल तो आपके यहां से 10,000 का ही जाता, क्योंकि माल की वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे चलती है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि गोडाउन में और स्टॉक में जो माल पड़ा है वो हम कहीं से खरीद के लाए होंगे, तो हमको उसकी खरीद पड़ी थी 10,000, तो जैसे ही मैं 10,000 का माल घर ले गया तो गोडाउन से कितने का माल कम हो गया, 10,000। और क्योंकि ये 10,000 का माल ओनर विड्रॉ किया है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो और कम हो जाएगा, तो बुक कीपर क्या करेगा, कैपिटल से 10,000 डिक्रीज कर देगा। इसलिए मैंने नोट में बोला कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स विड्रॉ करता है तो स्टॉक कॉस्ट प्राइस से घटेगा, ना कि सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस का यूज तो तब आएगा जब हम कस्टमर को सेल करेंगे, वो यहां पे हो ही नहीं रहा है। अब तुम इसका न्यू इक्वेशन फ्रेम कर दो।
सो कैश 90, 80,000 का गोडाउन में माल था, 10,000 का माल ओनर ले गया, तो गोडाउन में बचा 70,000 का माल, आउटसाइड लायबिलिटी 0, ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 1,70,000, 10,000 का वो गुड्स विड्रॉ कर लिया, तो अब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बचा सिर्फ 1,60,000। ठीक है, सो ये मेरे तरफ से हो गया ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तुम कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो नंबर ऊपर दिया हुआ है उस नंबर पे तुम व्हाट्सएप या कॉल करके क्लैरिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट्स है उसको खत्म करो। ठीक है, बेस जो है वो 11th है, 11th में अगर तुम्हारा बेस तैयार हो गया तो तुमको 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तुम किसी भी सीनियर से पूछ लो, 12th में उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनको 11th में अकाउंटिंग अच्छे से नहीं समझ में आती है। और अगर 11th नहीं समझे, अगर मान लो तुम्हारी नींव कमजोर है, अगर तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर कमजोर है, तो ऊपर का फ्लोर तो ऑब्वियस है कमजोर ही होगा और गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो जहां डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इट्स आवर जॉब टू रिप्लाई। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि इतने लोगों को ये रिप्लाई कैसे करते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है, हमारा यही मकसद है कि बच्चे के दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, और डाउट रहता है व्हाट्सएप करो, कॉल करो। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे देना ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड। कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दे देना ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज समझा देता हूं। जैसे जितने भी आइटम्स होते हैं जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम 5 हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो बैड डेब्ट्स हो, चाहे वो डिप्रिसिएशन हो, चाहे वो कैपिटल हो, जितने भी आइटम्स हैं उनको 5 हेड में क्लासिफाई किया जा सकता है। और वो 5 हेड होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज योर आउटसाइड लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, रेवेन्यूज, जो बोलना चाहो। सो ये जब मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उनको इन 5 हेड में डिवाइड किया जा सकता है। तो जब हम जर्नल सीखेंगे, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, वहां 5 हेड होगा। एसेट भी होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी का भी हेड होगा, कैपिटल का भी हेड होगा, एक्सपेंस लॉसेस के भी रूल्स होंगे, इनकम गेन्स के भी रूल्स होंगे, उनका भी हेड होगा। बट इस चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट? एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं एक्सपेंस और लॉसेस तो है नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं इनकम और गेन तो है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हम आगे जब जर्नल सीखेंगे, जर्नल में आई टेल यू देयर आर 5 हेड्स। जितने भी आइटम्स होते हैं उनको आप ये 5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कैश, कैश किस हेड का आइटम है? एसेट्स। क्रेडिटर, क्रेडिटर किस हेड का आइटम है? आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, सैलरी, स्टाफ को हमने सैलरी दिया, वो किस हेड का आइटम है? एक्सपेंस एंड लॉसेस का। कहीं से अपने को डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, वो किस हेड का आइटम है? इनकम का। तो जितने भी आइटम्स होंगे उनको इन 5 हेड में क्लासिफाई किया जा सकता है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में तो मेरे पास बस कितने हेड है? 3, ये और ये। इन दोनों का तो कोई हेड है नहीं।
तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस तुम लगा के देखो, बिजनेस का जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो एक्सपेंस और लॉस कौन बियर करेगा? बिजनेस में कोई भी खर्चा होगा, कोई भी नुकसान होगा, वो कौन बियर करेगा? आपके यहाँ काम करने वाला स्टाफ बियर करेगा क्या? आपके यहाँ जो मेड साफ सफाई करने आती है या आता है वो बियर करेगा क्या? आप किसी पार्टी से माल लेते हो, क्या वो आपका लॉस बियर करेगा? नहीं ना। मेरे बिजनेस का जो भी लॉस होगा अल्टीमेटली तो मेरे को ही बियर करना है। मैं बिजनेस रन कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो अल्टीमेटली मेरे को ही बियर करना है या मेरे को ही इंजॉय करना है। तो ईयर एंड में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, जो भी इनकम गेन लॉस होता है, वो अल्टीमेटली बियर करने का काम या एंजॉय करने का काम किसका है? ओनर का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सपेंस एंड लॉसेस को भी किस हेड में दिखा देते हैं? कैपिटल के हेड में। और इनकम और गेन को भी हम लोग किस हेड में दिखा देते हैं? कैपिटल के हेड में। क्यों? बिजनेस का जो भी एक्सपेंस लॉस होगा अल्टीमेटली उसका बियरर कौन है? ओनर। ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कैपिटल। बिजनेस का कोई भी इनकम गेन होगा, वो इनकम गेन को एंजॉय कौन करेगा? ओनर। ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कैपिटल। बात समझ में आ रही है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, बिजनेस में जो भी फायदा नुकसान होगा उसको एंजॉय या उसका जो सोल बियरर है कौन होता है? ओनर। तो यहां पे हमारे पास बस 3 हेड है। अब इन 2 हेड को हम कहां एडजस्ट करेंगे? तो इन दोनों हेड को हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में। ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस पेड, पहला सब पॉइंट करके लिखना। कैश विल डिक्रीज, कैश और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट, या कैश और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज बाय अमाउंट पेड। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए था, ये मत लिखो, ये बस मैंने तुम्हारे समझाने के लिए लिखा था। ठीक है। पहला सब पॉइंट करके लिखो, कैश और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस पेड। सब पॉइंट करके, कैपिटल विल डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। कैपिटल विल डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस because all the expenses of business are to be borne by owner, B-O-R-N-E. All the expense of business are to be borne by owner. तो कोई भी एक्सपेंस पेड का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? एक तो कैश और बैंक बैलेंस को घटा दोगे और सेम अमाउंट से तुम क्या घटा दोगे? कैपिटल। तो एग्जांपल से क्वेश्चन से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, record the following transactions in the form of accounting equation. नोट्स अच्छे से बनाना, पहले हर चीज का हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, फिर उसी चीज पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखना, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मोटा मोटी वही 4 से 5 ट्रांजैक्शन अपने करेंगे। नंबर ए, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। Owner started business with cash 5 lakhs and deposited half of the amount in the bank. Owner started business with cash 5 lakhs and deposited half of the amount in bank. मैं फॉर्मेट बना लेता हूं पहले। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस। हाँ, अगर वर्टिकली तुम्हारी कॉपी में जगह नहीं होता है तो तुम हॉरिजॉन्टली बना सकते हो। और कभी भी अकाउंट्स करने के लिए छोटी कॉपी नहीं, बड़ी कॉपी, बड़ा रजिस्टर। छोटी सी कॉपी में अकाउंट्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, बड़ा रजिस्टर हमेशा। ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव एसेट्स इज इक्वल टू outside liability plus capital. So first transaction is owner started business.
ठीक है। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद 5 lakhs, डिपॉजिटेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन बैंक। तो बुक कीपर क्या ऑब्जर्व करेगा, 2,50,000 कैश ऑफिस में है और रेस्ट 2,50,000 बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया है। तो बुक कीपर क्या करेगा, एक तो कैश बैलेंस 2,50,000 जब बढ़ा देगा और रेस्ट बैंक बैलेंस को 2,50,000 से बढ़ा देगा। ओनर ने 5 लाख रुपए लगाए, 2.5 लाख रुपए उसने दुकान में ही रखे और रेस्ट 2.5 लाख 2,50,000 उसने कहां जमा करवा दिए, बैंक में। बैंक अकाउंट किसका है, बिजनेस का। ओनर का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, वो अलग होता है। बिजनेस का एक अलग हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो अलग होता है। ठीक है। सो 2.5 लाख रुपए कैश ऑफिस में है, 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए। ये पूरे के पूरे 5 लाख बिजनेस को दिए किसने, ओनर ने। तो ओनर की तरफ से कितने का कंट्रीब्यूशन आया है, 5 लाख का। तो बुक कीपर क्या करेगा, कैपिटल को 5 लाख से बढ़ा देगा। आउटसाइड लायबिलिटी 0, कैपिटल को हम लोग कितने से इंक्रीज कर देंगे, 5 लाख से। तुम देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, salaries paid to staff 20,000, salaries paid to staff 20,000, salaries paid to staff 20,000। सो स्टाफ को हमने 20,000 का सैलरी दिया है, नहीं बोला कहां से दिया, तो जनरली आपने दुकान में कैश से ही दे दिया होगा। तो बुक कीपर क्या ऑब्जर्व करेगा, दुकान में से 20,000 कैश चला गया है, बिकॉज वो 20,000 हमने क्या दिया, स्टाफ को सैलरी दे दी है। तो वो क्या करेगा, दुकान में से 20,000 कैश क्या कर देगा, घटा देगा। दुकान में 2.5 लाख कैश था, 20,000 कैश हमने स्टाफ को सैलरी के फॉर्म में बांट दिया, तो दुकान में 20,000 कैश कम हो गया। ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन कि ये कैश कहां कम हुआ, क्यों कम हुआ, रीजन क्या है, हमने स्टाफ को सैलरी दिया है। नाउ सैलरी इज अ एक्सपेंस, ये बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, ये एक तरह का खर्चा है। तो बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होता है, अल्टीमेटली उस एक्सपेंस का बियरर कौन है, ओनर है। स्टाफ को कितना सैलरी जाएगा ये तो मेरे को ही बियर करना है ना। 20,000 स्टाफ को सैलरी गया है, तो 20,000 स्टाफ का सैलरी कोई और बियर नहीं ना करेगा, ये तो मेरे को ही बियर करना है। तो बुक कीपर क्या करेगा, ओनर के अकाउंट से 20,000 डिडक्ट कर देगा, बिकॉज अल्टीमेटली 20,000 का बियरर कौन है, ये 20,000 का खर्चा जो हुआ है बिजनेस का, कौन बियर करेगा, ओनर। ओनर का अकाउंट हमने क्या नाम से मेंटेन कर रखा है, कैपिटल के नाम से। तो हम बिजनेस के बुक्स में ओनर से 20,000 घटा देंगे, बिकॉज ये खर्चा बियर किसको करना है, ओनर को बियर करना है। ठीक है। मेरे बिजनेस का जो भी खर्चा होगा वो तो मेरे को ही बियर करना है, मेरे बिहाफ में स्टूडेंट्स तो बियर करने वाले हैं नहीं। तो जो मेरा बुक कीपर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि ऑफिस से 20,000 कैश चला गया, ये 20,000 किस नाम से गया, सैलरी के नाम से। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का कोई हेड नहीं है। तो बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस और लॉस होता है उसका अल्टीमेटली बियरर कौन, ओनर। तो एक्सपेंस की वजह से ओनर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा नहीं, ओनर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल में से 20,000 क्या कर देंगे, डिक्रीज। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। $2,30,000, 2,50,000, 0। ठीक है। थर्ड, ऑफिस रेंट पेड 50,000, ऑफिस रेंट पेड 50,000, ऑफिस रेंट पेड 50,000 थ्रू चेक, ऑफिस रेंट पेड 50,000 थ्रू चेक।
ऑफिस का रेंट 50,000 का पेमेंट गया है, हमने भाड़े में जमीन ले रखी है, तो क्योंकि हमने भाड़े में ले रखी है तो हमें हर महीना किराया देना पड़ेगा, तो 50,000 रेंट गया है, वो पैसा हमने कैश के फॉर्म में नहीं दिया, हमने चेक काट के दे दिया है। ऑफिस रेंट पेड, तो कैश में तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश तो हमने पेमेंट नहीं किया, हमने चेक काट के दिया है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से 50,000 डिक्रीज हो जाएगा। बिजनेस के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपया था, अब उसमें से 50,000 का चेक हमने लैंडलॉर्ड को दे दिया, लैंडलॉर्ड बैंक जाएगा, वहां पे चेक जमा करेगा, 50,000 विड्रॉ कर लेगा, तो हमारे बैंक अकाउंट से 50,000 निकल के उसके पास चला जाएगा, तो हमारे बैंक अकाउंट से 50,000 डिक्रीज हो जाएगा, हमारे बोलने का मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस 50,000 से डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इस बार ये 50,000 का पेमेंट कैसे गया है, चेक से। अब ऑफिस रेंट, रेंट भी तो कोई तरह का क्या है, एक्सपेंस, ये भी तो एक तरह का क्या हुआ, खर्चा हुआ। ठीक है, बहुत बार बच्चे सोचते हैं सर एसेट क्यों नहीं है, एसेट कैसे हो सकता है यार, एसेट का मतलब क्या है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर इनटैंजिबल नेचर का भी है तो उससे जो बेनिफिट है बहुत सालों तक मिलना चाहिए। रेंट से तो तुमको बेनिफिट तभी तक मिलेगा जब तक तुम रेंट पे कर रहे हो। एक्सपेंस का मतलब मैंने तुम्हें यही बताया था कि तुम पेमेंट कर रहे हो, उसका बेनिफिट उसी पीरियड में खत्म हो जाएगा। तो तुम स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ये सब खर्चा है। ठीक है, ये सब तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। तो 50,000 का खर्चा हुआ है, बिजनेस का हर खर्चा कौन बियर करेगा, ओनर। तो हम ओनर के अकाउंट से 50,000 और क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये 50,000 खर्चा जो हुआ इसका बियरर कौन है, ओनर है। ठीक है, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होगा, बिजनेस के सभी एक्सपेंस का अल्टीमेट बियरर कौन होता है, ओनर। मेरे बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होगा उसका अल्टीमेटली बियरर कौन होगा, मैं। मान लो मेरा 50,000 का रेंट है, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम लोग मिला के दे दो ना, तुम दे दिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं तुमको 50,000 कभी ना कभी तो लौटाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा रेंट तुम भर दिया और मैं फिर तुम्हें कभी लौटाऊंगा ही नहीं, ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को कभी ना कभी तो तुमको लौटाना ही पड़ेगा। सो एनी हाउ तुम कुछ भी करके देख लो, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होगा उसका अल्टीमेट बियरर कौन होगा, ओनर। तो बैंक अकाउंट से 50,000 गया, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, बिजनेस के सभी एक्सपेंस को ओनर को बियर करना है, तो ओनर के खाते से कितना डिडक्ट कर दिया जाएगा, 50,000। कैश 230 ही रहा, बैंक अकाउंट 2.5 लाख था, 50,000 से घट गया 2 लाख, और कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,30,000। ठीक है, एक और मैं बता देता हूं, डी, कमीशन पेड 5,000, कमीशन पेड 5,000, कमीशन पेड 5,000। यानी आपने मार्केट में बहुत सारे लोग रख रखे हैं जो आपके लिए काम लेके आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो काम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो आप उनको क्या देते हो, कमीशन देते हो। अब जरूरी नहीं है ना मार्केट में आप घूम घूम के काम नया जनरेट करो, तो आपने मार्केट में 10 तरह के लोग लगा रखे जिनका काम है कि वो आपके लिए काम लेके आएंगे, काम लेके आएंगे तो आप उसके बदले में उनको क्या दोगे, कमीशन। तो हमने 5,000 का कमीशन दिया है। तो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन तुम अपने से मेरे को करके बताना और न्यू इक्वेशन फ्रेम करना। ठीक है, तुम जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुम चाहो कॉल करके बता सकते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सो कमीशन पेड 5,000, उसका तुम खुद से इक्वेशन फ्रेम करके बताना क्या होगा और उसका न्यू इक्वेशन बताना। सो एक्सपेंस पेड का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। जब भी एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो ऑफिस से या तो कैश कम हो जाएगा या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिपेंडिंग पेमेंट गया कहां से है। अब वो जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस का अल्टीमेट बियरर कौन है, ओनर। ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कैपिटल। सो व्हाट बुक कीपर विल डू, वो कैपिटल में से एक्सपेंस का अमाउंट क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा, बिकॉज
बियरर कौन है, ओनर है। कोई भी एक्सपेंस, ठीक है। और ऐसे तो फिर हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी नए नए तरह के एक्सपेंस आएंगे, बट आई गेस मैंने अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कैपिटल घट जा रहा है, कैश और बैंक बैलेंस घट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे देना, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड। सो मैं अच्छा ठीक है, लिख ही लो पहले। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे। पहला सब पॉइंट लिखना, कैश और बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, कैश और बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, सब पॉइंट करके capital will increase by amount of income, capital will increase by amount of income, ठीक है। so cash और बैंक बैलेंस will increase by amount of income received and next मैंने तुम्हें बोला capital will increase by amount of income। तो मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आई गेस। क्वेश्चन नंबर 7, record the following transactions in the form of accounting equation. Record the following transactions in the form of accounting equation. Number A, owner started business with 1 lakh cash and deposited 40% in bank. Owner started business with 1 lakh cash and deposited 40% in bank. Owner started business with 1 lakh cash, deposited 40% in bank. तो रेस्ट 60% ऑफिस में ही है। सो ऑफिस में कैश 60,000 से बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस 40,000 से बढ़ जाएगा। 1 लाख का 60% 60,000, 1 लाख का 40% 40,000। ये पूरा का पूरा 1 लाख कंट्रीब्यूशन किसके साइड से आया है, ओनर के साइड से आया है। तो बुक कीपर बुक्स में क्या करेगा, कैपिटल के आगे 1 लाख लिख देगा। नंबर बी, कमीशन रिसीव्ड 10,000, कमीशन रिसीव्ड 10,000। कमीशन रिसीव्ड 10,000। सो ओनर को कहीं से 10,000 का कमीशन मिला है। मान लेते हैं उसका बिजनेस ही मान लो एक ब्रोकर का है या फिर एक कमीशन एजेंट का है। तो वो अपनी सर्विसेज देता है और सर्विसेज के बदले में वो लोगों से क्या लेता है, कमीशन लेता है। जैसे मान लो ना तुम एक प्रॉपर्टी डीलर हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम लोगों से प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर लोगों की प्रॉपर्टी बिकवाने में हेल्प करते हो। तो क्योंकि तुम लोगों की प्रॉपर्टी सेल करने में हेल्प कर रहे हो तो तुम उनसे कमीशन या ब्रोकरेज लोगे। तुम चाहे कमीशन बोल लो या ब्रोकरेज बोल लो। तो तुमको कमीशन और ब्रोकरेज के तौर पे कितना मिला है, 10,000। तो वो 10,000 तुमको सामने वाला पार्टी दिया होगा, तो तुम्हारे दुकान में 10,000 कैश आया। तो बुक कीपर क्या करेगा, 10,000 कैश बढ़ा देगा। अब ये जो 10,000 आया है ये किस नाम से आया है, कमीशन। कमीशन तुम्हारे लिए एक तरह की क्या हो गई, इनकम। अब यहां पे इनकम का तो कोई हेड नहीं है,
एसेट है, आउटसाइड लाइबिलिटी है और कैपिटल है। तो बिजनेस की जो भी इनकम होगी वो तो ओनर एंजॉय करेगा। मान लो ना तुम मेरे को फीस दिए, तो मेरे पास फीस आया तो मेरे पास कैश बढ़ गया, और फीस जो एक इनकम है वो तो मैं ही एंजॉय करूंगा, मैं वो फीस किसी और के साथ तो शेयर करने वाला नहीं हूं। तो जो बुक कीपर है वो फीस का पैसा मेरे खाते में डाल देगा। तो यहां पे भी ये जो कमीशन 10,000 आया है वो 10,000 एंजॉय कौन करेगा? ओनर। तो बुक कीपर क्या करेगा? कैपिटल को 10,000 से क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। यही मैं तुम्हें तब से समझा रहा हूं, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस लॉस होगा ओनर बियर करेगा। तो जब एक्सपेंस लॉस होगा कैपिटल को हम लोग घटा देंगे। बिजनेस का कोई भी इनकम गेन होगा अल्टीमेटली वो एंजॉय कौन करेगा? ओनर एंजॉय करेगा। तो बुक कीपर क्या करेगा? कैपिटल को उस अमाउंट से बढ़ा देगा। न्यू इक्वेशन कर देते हैं। तो अब दुकान में कैश हो गया 70,000, बैंक हो गया 40,000, ओनर का कैपिटल हो जाएगा 1,10,000। तुम देख लो बोथ द साइड आर मैचिंग, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 2,000। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹2,000। हम बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये मैंने तुमसे पहले कभी पूछा था कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की क्या बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि आपका पैसा सेफ है। दुकान में अगर पैसा रखते हैं तो चोरी चकारी का डर रहता है, लेकिन अगर बैंक में पैसा जमा है तो पैसा एकदम सेफ है। तो एक तो सेफ है, और दूसरा अगर तुम दुकान में पैसा रखोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वही पैसा तुम बैंक में जमा कर दो तो बैंक वाला तुमको उसके बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट। तो तुम्हारा पैसा क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो बैंक वाला तुम्हें 2,000 क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। वो 2,000 तुमको ऑफिस में आके कैश नहीं देगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक बैलेंस को वो 2,000 से क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो अगर कभी तुम Amazon या फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ परचेज करते हो, ठीक है, और मान लो किसी कारणवश तुम्हारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, यानी तुम्हारे अकाउंट से पैसा तो कट गया है लेकिन वो चीज की डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, या मान लो तुम मंगा तो लिए वो चीज लेकिन अब तुमको पसंद नहीं आया, तुम वो उसको वापस करना चाहते हो, तो तुम वापस तो कर दिए, अब पैसा वो कैश लेके नहीं आएगा, वो पैसा तुम्हारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने किया होगा तो तुमको ये चीज का आइडिया होगा। तो बैंक तुमको 2,000 इंटरेस्ट दे रहा है, वो तुमको ऑफिस में 2,000 कैश नहीं देगा, वो तुम्हारे बैंक बैलेंस को 2,000 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस 42,000 हो जाएगा। 2,000 क्यों बढ़ा? क्योंकि 2,000 तुमको बैंक की तरफ से क्या मिला है? इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये भी एक तरह का तुम्हारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। ये भी एक तरह का क्या है? इनकम और गेन। तो बिजनेस का कोई भी इनकम और गेन होगा वो कौन एंजॉय करेगा? ओनर। तो कैपिटल को हम लोग फिर क्या करेंगे? 2,000 से इंक्रीज कर देंगे। डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज के कम से कम दो पहलू होने जरूरी हैं। तो 2,000 ब्याज आया, बैंक बैलेंस 2,000 से बढ़ गया। ये 2,000 ब्याज एंजॉय कौन करेगा? तो ये 2,000 ब्याज क्योंकि बिजनेस अर्न कर रहा है, तो बिजनेस जो भी अर्न करता है अल्टीमेटली उसका एंजॉय करने का राइट किसके पास होता है? ओनर के पास। तो बुक कीपर क्या करेगा? ओनर के खाते में 2,000 और जोड़ देगा। तुम देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है। और अब न्यू इक्वेशन फ्रेम कर दो। ठीक है, सो आई गेस तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सपेंस एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे इनकम गेन्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। टोटल 5 हेड होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सिर्फ 3 ही हेड दिखा रहे हैं, एसेट, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब बाकी बचे 2 हेड, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम गेन्स।
आप कोई खर्चा करोगे तो पैसा जाएगा, कहीं से पैसा आ रहा, इनकम है तो पैसा आएगा, तो इधर से या तो प्लस या माइनस। अल्टीमेटली जो खर्चा है, जो इनकम है, वो उसको बियर या उसको एंजॉय करने का राइट किसके पास है? ओनर के पास। तो कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा हम कैपिटल घटा देंगे, कोई भी इनकम गेन होगा हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हेडिंग दे दो। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स कर लिया। और क्या ट्रीटमेंट हम अभी कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड assets. So treatment of purchase and sale of fixed assets. So मैं क्वेश्चन से ही फिर तुम्हें करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन लिखना, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। Record the following transactions in the form of accounting equation. Record the following transactions in the form of accounting equation. Number A. Owner started business with 10 lakh rupees and he deposited the entire amount in bank. Owner started business with 10 lakh rupees and he deposited the entire amount in bank. इस क्वेश्चन में भी 4 या 5 ट्रांजैक्शन होंगे, आई एम नॉट श्योर मैं कितने कराऊंगा। सो उसी हिसाब से क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। So owner started business with 10 लाख रुपीस और वो पूरा का पूरा 10 लाख ओनर ने कहा जमा करवा दिया? बैंक में। तो ऑफिस में तो 1 रुपया भी कैश नहीं है, बैंक बैलेंस 10 लाख रुपीस से बढ़ जाएगा। एंड बिजनेस को ये 10 लाख रुपीस बिकॉज ओनर ने प्रोवाइड किए हैं, तो बुक कीपर क्या करेगा? कैपिटल को 10 लाख रुपीस से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना, फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ऑफ 2 लाख। फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ऑफ 2 लाख। हमने ऑफिस में या फिर शोरूम में या फिर दुकान में कस्टमर्स वगैरह के बैठने के लिए और खुद के बैठने के लिए 2 लाख रुपए का क्या करता है? फर्नीचर। सो ओवर हियर फर्नीचर एक फिक्स एसेट हो गया। फर्नीचर आपका गुड्स नहीं है, यहाँ पे फर्नीचर फिक्स एसेट है। जब मैं तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे बिकॉज उसने फर्नीचर वर्ड यूज किया, उन्होंने गुड्स वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब आप फर्नीचर में डील नहीं कर रहे, आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है। फर्नीचर आप ऑफिस में यूज करोगे, और क्योंकि फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म एसेट है, आप जो फर्नीचर खरीदो है तो आप ही की प्रॉपर्टी, तो है तो वो बिजनेस का एसेट, और बिकॉज ये लॉन्ग टर्म एसेट है, आप इसको बेचने के पर्पज से नहीं लाए हो या फिर आप इसको कैश में नहीं कन्वर्ट करोगे विद इन 1 ईयर, तो ये आपका क्या है? फिक्स एसेट। तो आपने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा है, तो 2 लाख रुपए का फर्नीचर आ गया ऑफिस में। सो हम
फर्नीचर को 2 लाख से बढ़ा देंगे। बहुत बार बच्चे पूछते सर स्टॉक क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो स्टॉक शब्द सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज होता है जिन चीजों में आप डील करते हो, यानी गुड्स के लिए, जिस चीज में आपका बिजनेस है। तो क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फर्नीचर वर्ड यूज किया, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज नहीं किया, आई एम यूजिंग द वर्ड फर्नीचर। तो मेरे पास बिजनेस में एक एसेट आ गया, एक फिक्स एसेट आ गया, जो कि क्या है, फर्नीचर। और फर्नीचर हमने खरीदा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा पेमेंट देके खरीदा या उधार में, तो ऑब्वियस है पेमेंट देके ही खरीदा होगा। कैश तो है नहीं हमारे पास, 10 लाख रुपए हमारा बैंक में पड़ा है, तो पेमेंट बैंक से ही गया होगा। तो बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया होगा, 2 लाख से। बुक कीपर क्या ऑब्जर्व करेगा, ऑफिस में 2 लाख रुपए का फर्नीचर आया है और बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए डिडक्ट हो गए हैं। कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, कोई ओनर का कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है। ओनर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम में कंट्रीब्यूशन कर चुका था। अब जो 2 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा है, 2 लाख का फर्नीचर आ गया और 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए। तुम देख सकते हो एलएचएस में प्लस माइनस 0 हो गया, आरएचएस में 0 है। न्यू इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। सो बैंक में 10 लाख थे, 2 लाख हमने फर्नीचर के पेमेंट में लगा दिए, तो बैंक में कितने बचे, 8 लाख। दुकान में पहले फर्नीचर था नहीं, अब 2 लाख का फर्नीचर आ गया दुकान में, तो फर्नीचर हो गया 2 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी है नहीं, ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में कितना है, 10 लाख, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखना, मशीन परचेज फॉर 1 लाख, मशीन परचेज फॉर 1 लाख, फुल स्टॉप। 20,000 wages paid for its installation. Machine purchase for 1 lakh, full stop. 20,000 wages paid for its installation. So because उन लोगों ने गुड्स वर्ड का यूज नहीं किया, इसका मतलब मशीन आपके लिए एक तरह का गुड नहीं है, वो आपके स्टॉक का पार्ट नहीं है। मशीन भी आपके लिए इस ट्रांजैक्शन में क्या है, एक तरह का फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आप ये मशीन का यूज करोगे फैक्ट्री वगैरह में। तो आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है, उस मशीन के इंस्टॉलेशन में आपको कितना लग गया, 20,000। अब एक बार थर्ड चैप्टर याद करो, प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग कोई भी फिक्स एसेट को उसके परचेज प्राइस पे नहीं लिखते हैं, उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं। याद करो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी रिकॉर्ड एनी फिक्स एसेट एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था, फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो खर्चा लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहां पे ये जो मशीन है, इस मशीन का हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। 1 लाख तो खरीदने का लगा, फिर उसको इंस्टॉल करने में 20,000 लगा, यानी मशीन चालू करते करते तक मेरे को कितना खर्चा लग गया है, 1,20,000। तो इंडिया का जो प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो क्या बोलता है कि कोई भी फिक्स एसेट को हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि परचेज प्राइस पे। जिन बच्चों ने अभी भी चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको चैप्टर 3 का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के वीडियोस है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये मेरे साइड से चैप्टर 4 चल रहा है। तो प्लीज पहले आप पहले का रिकवर कर लीजिए, पहले का पढ़ लीजिए, तब आप आगे आइए, तब जाके आपको अकाउंटेंसी इजी लगेगा, ठीक है। सो थर्ड चैप्टर में मैंने तुम्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था, और मैंने वहां समझाया था किसी भी फिक्स एसेट को हम लोग किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो अब मेरे पास एक और एसेट आ गया, वो एसेट का नाम है मशीन।
तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीन को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 1,20,000, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 1,20,000। फर्नीचर 0, बैंक से पेमेंट गया होगा, तो बैंक से कितना माइनस हो गया? 1,20,000। देख लो, समझ में आ रहा है? तुम जो प्रिंसिपल पढ़े हो, जो तुम थ्योरी पढ़े हो, वो तुमको अप्लाई करना है, ठीक है? जितना तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस स्ट्रांग होगा, तुमको प्रैक्टिकल उतना आसान लगेगा, और जितना तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस वीक होगा, बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर 1 लाख लिखना चाहिए था, 1,20 क्यों लिख रहे हैं? तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने प्रिंसिपल ढंग से पढ़ा ही नहीं, उनका थ्योरेटिकल बेस उतना स्ट्रांग है ही नहीं। Historical cost principle. In India, we record fixed asset at its historical cost and not at its purchase price. Historical cost क्या होता है? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक कितना खर्चा लगा। तो मशीन को इस ट्रांजैक्शन में मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने तक 1,20 लग गया, ठीक है? वो 1,20 का पेमेंट गया होगा, कहां से गया होगा? बैंक से। आउटसाइड लायबिलिटी 0, ओनर की तरफ से कोई चेंजेस नहीं है, ओनर ना तो कुछ पैसा लगाया ना कोई पैसा विड्रॉ किया है। सो न्यू इक्वेशन हो जाएगा, 8 लाख था बैंक में, 1,20,000 का पेमेंट गया, तो बैंक में बचा 680। फर्नीचर में तो कोई चेंज नहीं आया है, फर्नीचर 2 लाख का 2 लाख, मशीन मेरा 1,20,000 हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और कैपिटल मेरा कितना हो जाएगा? 10 लाख, ठीक है? फोर्थ ट्रांजैक्शन, फर्नीचर वर्थ ऑफ 50,000 was sold for 60,000. Furniture worth of 50,000 was sold for 60,000. $50,000 का फर्नीचर हमने किसी को 60,000 में बेच दिया, ठीक है? 50,000 का फर्नीचर वी सोल्ड इट फॉर 60,000। तो मैंने जिसको भी बेचा होगा उससे मेरे को 60,000 मिला होगा, तो बैंक अकाउंट में मेरा बैंक बैलेंस 60,000 से बढ़ जाएगा। हमने जिसको भी फर्नीचर बेचा होगा वो हमें 60,000 देगा, और वो 60,000 फिर हम वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट 60,000 से बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि तुमने कुछ फर्नीचर बेच दिया तो तुम्हारे यहां से फर्नीचर कम हो गया। तुमने कितने का फर्नीचर बेचा है? 60 में तो तुमने सेल किया है, बट कितने का फर्नीचर तुमने 60 में सेल किया है? 50 का। तो तुम्हारे यहां से फर्नीचर गया कितने का? 50 का। 50 का फर्नीचर यू हैव सोल्ड इट फॉर 60, तो तुम्हारे यहां से फर्नीचर डिक्रीज कितने का होगा? 50,000 का। सामने वाला पार्टी तुमको पैसा कितना देगा? 60,000, जो बैंक में जमा हो जाएगा। तुम चाहो तो कैश का भी कॉलम बना सकते हो, ठीक है? ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स 10,000 का क्या हो रहा है? गेन या प्रॉफिट, बेटर वर्ड गेन होता है। 50,000 का आइटम तुम 60,000 में बेच रहे हो, तो 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है? गेन। तो बिजनेस का कोई भी गेन, बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट कौन एंजॉय करता है? ओनर। तो बुक कीपर क्या करेगा? वो जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो 10,000 का प्रॉफिट किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा? ओनर के अकाउंट में। और ओनर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल से। तुम देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है। आरएचएस में 10,000 है, एलएचएस में भी देख लो 60 माइनस 50 10,000। मैं फिर से सम अप करता हूं। 50,000 का फर्नीचर हमने 60,000 में बेच दिया। पहली चीज तो तुम ये सोचो कि जब तुमने फर्नीचर बेच दिया तो तुम्हारे यहां से तो फर्नीचर गया, ऑफिस में उतने का फर्नीचर है नहीं, तो तुम्हारे यहां से फर्नीचर गया कितने का? 50,000 का। तो तुमने 50,000 का फर्नीचर बेचा है, तो तुम अपने फर्नीचर में से कितना घटा दो? 50,000। अब तुमने बेचा कितने में? 60,000 में। तो सामने वाला पार्टी तुमको 60,000 दिया होगा। 60,000 या तो तुम कैश मान के चलो या फिर बैंक में बढ़ा दो, ठीक है?
अब 10,000 का क्या हुआ प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा है कि बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट लॉस इनकम गेन होगा अल्टीमेटली उसको एंजॉय कौन करता है, ओनर। तो बुक कीपर क्या करेगा, वो 10,000 प्रॉफिट किसके अकाउंट में लिख देगा, ओनर के अकाउंट में, विच इज कैपिटल। न्यू इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। सो बैंक में हो जाएगा 7,40,000, इधर हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। मशीन हो जाएगा 20 0 और कैपिटल हो जाएगा 10,10,000। तुम दोनों साइड देख लेना, मैच करेगा। फिफ्थ नंबर ई, machine worth of 80,000, machine worth of 80,000 was sold at a loss of 20,000. Machine worth of 80,000 was sold at a loss of 20,000. Machine worth of 80,000 was sold at a loss of 20,000. तो ये मैं नहीं कर रहा, ये तुम अपने से करना ना, मैं बस लिख देता हूं सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तुम बताओ क्या सीपी है क्या एसपी है। 80,000 की मशीन हमने 20,000 के लॉस में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में बेचे, फायदा हुआ नुकसान हुआ, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसको कैसे दिखाएंगे वो तुम बताओ, ठीक है। सो डे 2 का फिर मैं यही एंड कर रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन का आज अपना डे 2 एंड हो गया। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते चले जाओ। अभी भी मैं कहूंगा, अभी भी बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पहले तुम इतना अच्छे से कर लो। जब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन 5-6 डेज कर लेंगे तो मैं तुम्हें खुद ही सेट प्रोवाइड करूंगा कि भैया बस ये सेट तुम अपने से बना लो, और उसके बाद फिर तुम जो बुक बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं, ठीक है, मोर देन इनफ है। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बुक्स भी बनाना चाहते हो जरूर बनाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, ठीक है। सो आज का लेक्चर फिर मैं यही एंड कर रहा हूं। आज भी हमने क्या क्या ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट सीखा, इनकम गेन्स का ट्रीटमेंट सीखा, एक्सपेंस लॉसेस का ट्रीटमेंट सीखा, फिक्स एसेट्स का परचेज सेल का ट्रीटमेंट सीखा। तुम अच्छे से उतने को करो। अकाउंटेंसी में क्या है, स्टार्ट का 3-4 मंथ्स अगर तुम लेबर कर लिए, स्टार्ट का 3-4 मंथ्स, आई विल से कि टिल अक्टूबर नवंबर, और बेस एक बार तैयार हो गया तो फिर तुमको अकाउंटेंसी में उतना दिक्कत नहीं आएगा। और वही अगर बेस वीक रखोगे, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे 10th पास कर जाते हैं और फिर सोचते हैं 11th मौज मस्ती करेंगे, 12th पढ़ेंगे। ये बेवकूफी कभी मत करना, कम से कम अकाउंटेंसी में तो मत करना, क्योंकि 12th में तुम जो भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना उसका बेस 11th में है। अगर 11th का बेस कमजोर हो गया तो तुमको 12th में अकाउंटेंसी में दिक्कत आएगा। और हर साल बहुतों को दिक्कत आता है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे हमारी बातों को मजाक में लेते हैं, हाँ सर छोड़िए ना, मैनेज है, सब मैनेज है। तो उनको लगता है कि जैसे 10th मैनेज कर लिए थे बिना 9 पढ़े, वो आगे भी मैनेज हो जाएगा। बस ऐसा नहीं होता है। तुम किसी से भी पूछ लो, तुमको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं आता है तो तुम्हारे घर में भी या तुम्हारे जान पहचान में बहुत सारे ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे, तुम एक बार उनसे पूछ लो। थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा तुम एफर्ट डालोगे ना, ये बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे घबराने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो आज का लेक्चर फिर यही एंड करता हूं। फिर से मैं एंड में यही तुम सबसे अपील करूंगा, गाइस डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। जितने लोगों के साथ तुम शेयर करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ हमारे एफर्ट्स को एप्रिसिएशन मिल रहा है, और फिर हम और मेहनत के साथ तुम्हें अपनी सर्विसेज देने को रेडी होंगे, ठीक है। सो प्लीज गाइस ये 3 चीज कभी भी करना मत भूलो, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे देन।